हमारी तैयारी का डे 50, इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 17। हम लास्ट लेक्चर कर रहे थे आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का आज है आपका लेक्चर 2। ठीक है, तो आज जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का लेक्चर है, देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में हमने गवर्नर की पावर्स पढ़नी रह गई थी। ठीक है, ज्यादातर मैंने देखो आपको जो बताया था कि उनका जो रोल है, जो गवर्नर का रोल स्टेट में होता है, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जैसे आपके प्रेसिडेंट का। बस एक बार ही हम उसे ऊपर ऊपर से सारा देख लेंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। फिर आप जब नोट्स पढ़ोगे या बुक से पढ़ोगे तो अपने आप ही आपको कनेक्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको ये लिंक करके पढ़ने हैं सारी चीजें। देखो, सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है, पर वो गवर्नर के नाम पे ही लिए जाते हैं। गवर्नर के नाम पे ही सारे फैसले होते हैं। गवर्नर को नॉमिनल हेड माना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो रियल हेड है, जिनका हेड आपका स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, जो गवर्नर होता है उसके अपॉइंटमेंट से, मतलब उसके साइन से ही कौन से और एग्जीक्यूटिव्स की अपॉइंटमेंट होती है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की, बाकी मिनिस्टर्स की, और आपके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की भी, जो उस स्टेट का। देखो जैसे सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खुद का वकील होता है, लॉयर होता है। हर स्टेट का भी एक टॉप ऑफिस लॉयर का होता है जो उस स्टेट को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। वो स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे अब एक स्पेशल पावर है गवर्नर के पास। आगे जाके हमने स्टेट इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इमरजेंसी के चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपके गवर्नर के पास एक पावर होती है कि अगर गवर्नर को लग रहा है ना कि जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, ठीक है, तो वो हमेशा प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है कि आप कि हमारे स्टेट में अच्छी तरह सरकार नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही है, आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए स्टेट के अंदर। ठीक है, देखो ये सिर्फ एक सलाह होती है, रिकमेंडेशन होता है। प्रेसिडेंट पावर है कि वो सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को कि हाँ ये इमरजेंसी लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है ना तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर खत्म हो जाती है और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, वो मिल नहीं सकते। उसके बाद फिर अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ना तो फिर सारी पावर गवर्नर के पास आ जाती है। सारी की सारी पावर गवर्नर के पास आ जाती है। सारी पावर फिर आपके स्टेट के अंदर गवर्नर जो फैसला लेगा स्टेट वैसी चलती है। ये सेम फैसिलिटी प्रेसिडेंट के खुद के पास अवेलेबल नहीं है कि प्रेसिडेंट ये चीज सेंटर में नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कभी भी सेंटर गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें नहीं हटा सकता और अपना खुद का रूल नहीं डिक्लेयर कर सकता। ये सेंटर के अंदर पावर नहीं है, ये सिर्फ स्टेट्स के अंदर पावर है। क्योंकि जैसे आपको मैंने कल बताया था कि गवर्नर जो होता है वो एजेंट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंडिया हमेशा एक यूनियन बना रहे, एक सिंगल देश बना रहे, हमारी इंटीग्रिटी जुड़ी रहे और हमारा पूरा देश एक प्रॉपर पॉलिटी की तरह काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करे। तो जब गवर्नर एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर गवर्नर को कहीं पे भी लगा कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो गवर्नर हमेशा रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये सारी सरकार को भंग करें और मेरी अपनी गवर्नमेंट को मैं टेक ओवर करूं। उसके फिर आगे इफ बट है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए गवर्नर रूल चलाए रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो इफ बट हैं वो हम सारे इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि 6 महीने कैसे चलेगी, 1 साल तक कैसे इमरजेंसी सॉरी चले, हम वहां जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज। इसके बाद अगर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स मानी जाए, लेजिस्लेचर के साथ क्या पावर है, देखो जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का कंसेप्ट है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है।
प्रेसिडेंट लिखना था, प्रेजेंट लिख दिया। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का पार्ट है। वैसे ही स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर माना जाता है, यानी कि गवर्नर को भी पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर माना जाता है, कि ये स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? देखो, स्टेट के अंदर कोई भी जो बिल पास करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तब तक आपका बिल, आपका एक्ट नहीं बन सकता जब तक आपका गवर्नर उसके ऊपर साइन ना करते। ठीक है? उसके अलावा जो आपके मनी बिल होते हैं, अगला चैप्टर हमने पार्लियामेंट का पढ़ना शुरू करना है, उसके अंदर आपके ये सारे अलग अलग टाइप के बिल्स आएंगे। मनी बिल क्या होते हैं, कौन से बिल्स होते हैं, वो वहां पे कवर होगा। तो ये मनी बिल जो है, ये भी वहीं पे आएगा कि किस तरीके से आपका मनी बिल क्या होता है, क्या कंसेप्ट है उसका। तो मनी बिल बिना गवर्नर की मंजूरी के आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है? वो हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। सेंटर में भी सेम है, प्रेसिडेंट के बिना मंजूरी के आपके लोकसभा के अंदर मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। ठीक है? मतलब राज्यसभा में तो होता ही नहीं है, सेंटर में। वो सारा कंसेप्ट हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीजें समझ आएंगी। या अभी के लिए मैं कंसेप्ट होल्ड पे रखूंगा, तो ये पावर्स मैं वहां पे समझा दूंगा। ठीक है? इसके अलावा जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट का बताया था कि देखो, कभी भी उन्हें सेशन बुलाना होता है तो वो अपने सारे मेंबर्स को समन करते हैं। गवर्नर भी सारे एमएलए इस टाइम पे, इस जगह पे आपका सेशन होगा। ठीक है? तो सबको, उसके बाद जब सारा सेशन खत्म हो जाता है तो प्रोरोग का मोशन भी जारी होता है। ऑब्वियसली वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, उसे इन दोनों के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुननी होती है। जैसे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर जैसे हेड करता है, वो जैसे कहेंगे गवर्नर वैसा ही करेगा। ठीक है? उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी करता है अगर आपकी मेजोरिटी सपोर्ट खत्म हो जाती है, वही कॉन्फिडेंस चला जाता है चीफ मिनिस्टर के उससे, और कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं, तो वो सारी असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, या 5 साल बाद वैसे ही डिसॉल्व कर देगा ताकि दोबारा से इलेक्शन हो सके। सेंटर में भी सेम था। जब तक आपके लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है, वो सरकार चला सकता है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी चली गई, लोकसभा के अंदर अगर कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा, तो फिर दोबारा से इलेक्शन बुलाने पड़ते हैं। दोबारा इलेक्शन बुलाने से पहले पुराने जितने मेंबर जो जीत के आए होते हैं, उन्हें बोलना होता है कि बस इस बारी के लिए आपकी सारी की सारी जो लोकसभा है, अब उसे भंग किया जाता है, यानी कि डिसॉल्व किया जाता है। अब दोबारा से इलेक्शन होंगे, क्योंकि कोई भी एक क्लियर विनर है ही नहीं अब। ठीक है? वो स्टेट के अंदर भी सेम होता है, अगर चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। ठीक है? तो और 5 साल के बाद तो होने ही होते हैं, तो तब भी आपकी डिसॉल्व की जाती है। ठीक है? तो दोनों चीजें यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा तो मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं जो प्रेसिडेंट के टाइम हमने पढ़ी थी। प्रेसिडेंट के टाइम हमने स्टडी किया था आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 गवर्नर को पावर देता था, और सॉरी, प्रेसिडेंट को पावर देता था ऑर्डिनेंस की। ठीक है? आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का था। ठीक है? जिसमें कोई भी कानून प्रेसिडेंट बना सकता था जब भी आपका कोई एक या दोनों हाउस सेशन में नहीं है। सेम पावर गवर्नर के पास भी है, क्योंकि देखो, स्टेट के अंदर भी तो किसी बिल की इमरजेंसी पड़ सकती है, सडन जरूरत पड़ सकती है, तो गवर्नर को भी पावर दी गई है। अगर आपका, अगर आपकी असेंबली सेशन में नहीं है, तो आपका जो गवर्नर है वो आर्टिकल 213, बस एक डिजिट इधर हुआ, आर्टिकल 213 के अंडर उसी स्टेट के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस बना सकता है। ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। गवर्नर के पास क्या फाइनेंशियल पावर्स होती हैं? गवर्नर, देखो, जो बजट है वो हमेशा, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट की परमिशन से बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे गवर्नर की मर्जी से बजट इंट्रोड्यूस, मतलब गवर्नर की परमिशन से बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में जब उसकी परमिशन हो। ये सारे बजट बुजट ये सब कुछ अभी पार्लियामेंट के चैप्टर में आएंगे। ठीक है? ये डिमांड फॉर ग्रांट, ये सारी चीजें पार्लियामेंट के चैप्टर से आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? कोई भी पैसे की डिमांड तब तक नहीं की जा सकती जब तक गवर्नर रिकमेंडेशन ना दे दे कि हाँ तुम ये कर लो। ठीक है? तो ये चीज इस तरीके से यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद जो चीज है कि मनी
कंटिजेंसी फंड से अगर पैसा निकालना, देखो सरकार के 3 फंड होते हैं, ठीक है, ये भी पार्लियामेंट में आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। तो जो कंटीजेंसी का पैसा है वो तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक गवर्नर साइन ना कर दे, ठीक है। तो ये गवर्नर के पास लिखा होता है। जैसे सेंटर में मैंने आपको बताया था कि सेंटर में प्रेसिडेंट के पास 500 करोड़ का एक फंड है, जब भी इमरजेंसी पड़े वो उससे पैसा निकाल सकता है, ठीक है। तो सेंटर में भी सेम पैसा है, स्टेट के अंदर भी सेम पैसा है, ठीक है। और हर 5 साल में स्टेट के अंदर फाइनेंस कमीशन बनती है। सेंटर के अंदर जो फाइनेंस कमीशन बनती है वो सेंटर के फाइनेंसेस को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनती है। वहीं पे जो आपकी स्टेट के अंदर फाइनेंस कमीशन बनती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रहना चाहिए और आगे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को कितना पैसा चला जाना चाहिए, इस चीज को, क्योंकि हम धीरे धीरे पैसे को डिवॉल्व करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। देखो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल लोगों तक आ गई ना, तो यहाँ पे खर्च हो, लोगों तक पहुंचे पैसा, ठीक है। ओहो, हाँ। नेक्स्ट जो है वो है जुडिशियल पावर गवर्नर की, ये भी ऑलमोस्ट सेम सी है, ठीक है। प्रेसिडेंट, देखो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, उन्हें अपॉइंट आपका प्रेसिडेंट करता है, पर उन्हें अपॉइंट करने से पहले एक बारी जो उस स्टेट का गवर्नर होता है ना, उससे भी सलाह लेता है कि तुम्हारा इस पर्सन के बारे में क्या सोचना है, क्या मैं इस पर्सन को तुम्हारे स्टेट के अंदर एज अ जज अपॉइंट कर दूं। मल्टीपल जजेस होंगे, उन सबकी रिकमेंडेशन गवर्नर से भी सलाह ली जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ये फुलफिल करनी होती है। उसके अलावा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर थी, किसी की सजा कम बदलने की या माफ करने की सजाएं थी, वही गवर्नर के पास भी है। पार्डन बिल्कुल मना, माफ कर देना, रिप्राइव एक सेंटेंस की जगह दूसरे सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को सॉरी कम कर देना, ठीक है। रिस्पाइट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कम करना, रेमिशन, ठीक है, उसी सजा का बस करेक्टर चेंज कर देना, और कम्यूटेशन, एक सजा की जगह दूसरी सजा दे देना, ठीक है, तो कम्यूट कर देना। अब ये सारी पावर्स गवर्नर के पास भी हैं। स्टेट के अंदर गवर्नर को भी अपील की जा सकती है कि मेरी, अगर किसी को डेथ सेंटेंस हुआ है, गवर्नर के पास अब एक लिमिटेशन है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में, अब कंपैरिजन में बताता हूँ ये, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कंपैरिजन के केस में आ सकता है या कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को अगर मौत की भी सजा मिली हुई है, डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, उस पर्सन को बिल्कुल माफ भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है बिल्कुल माफ करने की। गवर्नर के पास ना ये पावर नहीं है। गवर्नर डेथ सेंटेंस में बाकी ऑप्शंस यूज कर सकता है, पार्डन, माफी नहीं दे सकता। ये चीज याद रखना, एक छोटा सा डिफरेंस है, पर यही ऐसी ही चीजें पेपर में क्वेश्चन बनती हैं। गवर्नर कभी भी डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट किसी का डेथ सेंटेंस माफ तक भी कर सकता है, बाकी चीजें तो कर ही सकता है, माफी भी दे सकता है। ये वो पावर पर सिर्फ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि किसी का डेथ सेंटेंस तक माफ हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज यहाँ पे, तो ये था ये लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर से अब पार्लियामेंट शुरू होगी, तो छोटा सा लेक्चर आज, थैंक यू।